नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। तो और सबसे बड़ी बात कि आज हमारी पॉलिटी में यानी पॉलिटी का लेक्चर है और पॉलिटी के लेक्चर की पहली जो करंट की न्यूज़ है मैं आपको बता दूं कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। यानी झारखंड के नए मुख्यमंत्री। अभी आपको सभी को पता है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में अभी चुनाव भी हुए थे, इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शनों में हेमंत सोरेन की जीत हुई है झारखंड में। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जिन्होंने आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो चलिए, और मुख्यमंत्री हुए तो ये तो खैर आजकल आपको भी पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है। कुछ समय पहले राजस्थान और एमपी और अपने छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे। उसके बाद देखा गया चुनाव, फिर हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए और हरियाणा विधानसभा के चुनावों के बाद देखा गया फिर महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हुए और जहां पर बीजेपी की जीत हुई है। चलिए, तो पॉलिटिकल पार्टी का जीतना हारना लगा रहता है। बस आप इतना याद रखें कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप बस ये करंट याद रखें कि कहां का मुख्यमंत्री कौन बना है, कहां के राज्यपाल कौन है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि किस स्टेट का क्या मुख्यमंत्री है, कौन अभी लेटेस्ट में शपथ ले रहा है, ये सारी चीजें। और गवर्नर कौन है, क्योंकि अभी आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेटों के गवर्नर जो हैं उनके ट्रांसफर किए गए थे और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको शपथ दिलाने का काम उस प्रदेश का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो ये बड़ा ही क्वेश्चन पेचीदा है। कभी कभी ये आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति सर कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए, तो लेकिन खैर ये तो स्टैटिक और करंट के क्वेश्चन में लगे रहिए आप। जैसे अभी जो नए प्रदेशों के जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनके नाम जरूर याद कर लेना। चलिए, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना याद रखें कि कौन नया मुख्यमंत्री बन रहा है और इससे पहले जो मुख्यमंत्री था वो कौन था। ठीक है, जैसे कि अभी कैग की नियुक्ति हुई है, सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हुई है, तो ये भी आपको याद रखने की चीज है। ठीक है, ये करंट में आते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल लेक्चर की। और आज हम बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में आज एक वही यानी हायरार्की जो हमारी है, और इस हायरार्की में हम ये देखेंगे कि जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा, हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा, हमने प्रधानमंत्री कंप्लीट किया और उसके बाद जो एक महान्यवादी नाम का चैप्टर है, वो छोटा चैप्टर है, उसको तो हम कहीं भी ऐड करके भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें महान्यवादी के चैप्टर पर ना जाकर अभी हमें एक बड़ा चैप्टर लेना है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है। करीबन करीबन बताया जाता है कि 5 से 6 दिन का ये चैप्टर है, 5 से 6 दिन का। यदि हम 1 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर भी ले रहे हैं तो कम से कम इसमें 5 से 6 दिन लगते हैं। और ये पूरी इंडियन पॉलिटी का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम भारत की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट जो है हमारी, यानी इसका पूरे तरीके से जीरो लेवल से बिल्कुल लेकर और सीधे राज्यसभा, लोकसभा, इसमें आने वाले प्रस्ताव, इतने जितने प्रपोजल्स हैं वो सारी हम इसकी गणित देखेंगे और इसकी मैथमेटिक्स को समझेंगे। तो संसद अपने आप में बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट और टॉपिक है, चैप्टर है। इसको तरीके से यानी इसको लापरवाही तरीके से नहीं पढ़ना है, क्योंकि लापरवाही तरीके से आपके इतने सारे जो शब्द हैं संसद में आने वाले जो चैप्टर में जो शब्द हैं वो छूट जाएंगे। जैसे कि कल को एसएससी या यूपीएससी आपसे पूछ ले कि पोस्टपोन्ड प्रपोजल का मतलब क्या होता है, यानी स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंड प्रपोजल। अब एक्सटेंड प्रपोजल का मतलब क्या होता है, मान लो आपसे यह पूछा जाए कि स्थगन प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो आपको दिमाग चकरा जाएगा। यानी आप किस स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देना चाहोगे वहां आपका ध्यान नहीं जाएगा और आप गलत करके आ जाएंगे और फिर आप ये बोलेंगे कि मेहनत में कमी थी। मेहनत में कमी तब नहीं होती जब आप अच्छी तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट करते हो। तो चलिए, आज मैं संसद को स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है, यानी संसद अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर को तरीके से किया जाएगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज छोड़ी जाएगी, ठीक है, या कुछ ज्यादा कराया जाएगा। इतना नहीं, जितना आपकी किताबों में दिया गया है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है।
तो भारतीय संसद सभी डालेंगे। और भारतीय संसद का एक परिचय की हम बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद। अब देखें कि भारतीय संसद जो है, आप सभी को पता है कि नई दिल्ली जब आप कभी आते हैं, जो भारत की राजधानी है, नई दिल्ली में हमारी भारतीय संसद मौजूद है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन भी किया था। इससे पहले यानी 2023 से पहले, 2022 से पहले हमारी पुरानी संसद ही काम कर रही थी अपना, जो अंग्रेजों के समय बनाई गई थी। यानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजी सरकार यहां पर राज कर रही थी, उस समय वो भारतीय संसद का उद्घाटन और उसकी नींव रखी गई थी 1921 के आसपास, वो भी कराया जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे आजाद भारत की यानी स्वतंत्र भारत की पहली संसद जो है, जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनाई गई, ये बहुत ही एक गर्व की और बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारी स्वतंत्र भारत की पहली संसद है वो। जबकि इससे पहले जो संसद काम कर रही थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद नहीं थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तो इस बात को भी गौर करना। चलिए, तो भारतीय संसद का पहले हम परिचय देखेंगे और परिचय किस प्रकार से काम करता है इसका देखें। तो पहले हमको जानना पड़ेगा ये परिचय क्या है। देखो, सबसे पहले एक छोटी सी लाइन कहा जाता है कि भारतीय संसद को यानी हमारी इंडियन पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को पता है, जो कि मैं शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं। प्रस्तावना में मैंने पढ़ाया, विशेषताओं में मैंने पढ़ाया, जब संविधान बन रहा था तब भी मैंने पढ़ाया। तो सब तरीके से मैंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक्सप्लेन भी किया। तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है या कतई कोई शंका नहीं है कि हम इस ये कहें कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के लोकतांत्रिक देश होने के नाते इसमें सबसे बड़ी संस्था जो काम कर रही है वो है भारत की संसद। तो भारत की संसद को मैं लोकतंत्र का मंदिर कहता हूं, डेमोक्रेसी का टेंपल है, टेंपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट इंडियन पार्लियामेंट। तो आप लिख सकते हैं पहले परिचय में आप इसका पहला पॉइंट आएगा कि भारतीय संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ये तो नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। अब इसमें आर्टिकल मत लगाने बैठ जाना, ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये एक परिचय है। यानी आप अपनी संसद के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप संसद को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाउ टू एक्सप्लेन अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, ऐसा लाइक दैट, जैसे कि टेंपल ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय संसद को भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय विधायिका भी कहा जाता है। यानी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसको केंद्रीय व्यवस्थापिका कहते हैं। अच्छा, व्यवस्थापिका जो शब्द है ये क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ काम करते हैं। डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी हैव द 4 पिलर्स। फर्स्ट पिलर्स एग्जीक्यूटिव, जिसे यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं आप, एग्जीक्यूटिव, एंड सेकंड पिलर इज लेजिस्लेचर, एंड थर्ड पिलर इज जुडिशरी, एंड फोर्थ पिलर इज मीडिया। तो लोकतंत्र के पास 4 स्तंभ है। जैसे हमारा लोकतंत्र जो है ये 4 स्तंभों से मिलकर बना है। तो पहला स्तंभ है हमारा जिसे कहते हैं कार्यपालिका, पहला स्तंभ होता है कार्यपालिका। दूसरा स्तंभ होता है व्यवस्थापिका। चलिए, और उसके बाद जो इसका तीसरा स्तंभ होता है वो है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, और चौथा पिलर जो है वो है आपका मीडिया। यानी मीडिया मतलब होता है एक तरह से कोई खबर, कोई इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। लेकिन आप चौथे स्तंभ को हटा भी दें लोकतंत्र में से तो आप जानेंगे कि पहला स्तंभ है हमारा, पहला जो पिलर है वो है कार्यपालिका, दूसरा जो पिलर है वो है आपका व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर। मैं व्यवस्थापिका को दूसरी भाषा में विधायिका भी कह सकता हूं, विधायिका भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है लेजिस्लेचर। क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जुडिशरी है ही है, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, हाई कोर्ट पढ़ते हैं।
ठीक है, उसके बाद आपका सेशन कोर्ट पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें जुडिशरी में आती हैं। और एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? एग्जीक्यूटिव में आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्री परिषद, ये सब कार्यपालिका का हिस्सा है। चलिए, तो इस प्रकार से मैं इस पार्ट को जो है, ये वाला पार्ट हमारा चल रहा है और ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है, और इस पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले समय में। चलिए, तो कार्यपालिका हमारा हो चुका था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवस्थापिका विधायिका के बारे में, और विधायिका की अब बात करें तो यह है हमारी भारतीय संसद। तो इसे संसद को लोकतंत्र का मंदिर तो कहते ही हैं, लेकिन दूसरी बात, इसके परिचय की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? यानी भारतीय संसद को, भारतीय संसद को, भारतीय संसद को केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका एवं केंद्रीय विधायिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर कहा जाता है। केंद्रीय विधायिका कहा जाता है, केंद्रीय विधायिका कहा जाता है, केंद्रीय विधायिका कहा जाता है। इसको सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। तो कुल मिला के भारतीय संसद को हमने केंद्रीय व्यवस्थापिका और केंद्रीय विधायिका भी कह दिया है। अच्छा, केंद्रीय विधायिका मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत की संसद हमारे पूरे भारत में एक है, और वही पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम करती है, कानून निर्माण करने का काम करती है, जिसे आप विधि कह देते हैं, कभी कभी लॉ कह देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कह देते हैं। तो ये सारी चीजें कौन बनाता है? भारतीय संसद बनाती है। और भारतीय संसद में जो बैठे हुए लोग होते हैं, जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से चुनकर भेजा जाता है, वही आपकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके थर्ड पॉइंट में क्या आ सकता है? इसके थर्ड पॉइंट में आता है कि भारत यानी संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं कि कानून निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था, कानून निर्माण करने वाली भारत की, कानून निर्माण करने वाली, कानून निर्माण करने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था, भारत की सर्वोच्च संस्था जो होती है, भारत की सुप्रियर इंस्टीट्यूट, भारत की हायर इंस्टीट्यूट, भारत की सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च संस्था संसद कहलाती है, संसद कहलाती है, संसद कहलाती है। तो कुल मिला के मैंने यहां पे 3 पॉइंट आपको परिचय में दिए, जो कि बहुत ही इजी है। उसके बाद चौथी बात करते हैं। अच्छा, भारतीय संसद जो है, आप सभी को पता है कि हमारी भारत की संसद में जो पद्धति काम कर रही है, और भारत की जो संसदीय प्रणाली है, वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। किस पे आधारित है? ब्रिटिश मॉडल पर। यानी आपसे ये कोई पूछे कि हमारी संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलो ये बात तो हम नोट लगा के लिख देंगे। अच्छा, लिखेंगे भारतीय संसद को, भारतीय संसद को, भारतीय संसद को भारत का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, भारत का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, मॉडल भी कहा जाता है, मॉडल भी कहा जाता है। दिक्कत हो रही है यहां पे लिखने में। चलिए, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी इसको कहा जाता है। तो भारतीय संसद के परिचय में इतना ही काफी है, जैसे कि इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, इसको केंद्रीय व्यवस्थापिका कहते हैं, केंद्रीय विधायिका कहते हैं, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, और भारत में कानून निर्माण करने वाली सबसे हायर इंस्टीट्यूट भारतीय संसद को ही कहा जाता है। और आप ऊपर लिख सकते हैं, आप नोट लगा के नीचे भी लिख सकते हैं भले, तो यहां पर लिख दीजिए नोट लगा के एक बार इसको कि नोट। अब नोट में क्या आ सकता है? देखिए, नोट में यह आएगा कि भारतीय संसद की, भारतीय संसदीय प्रणाली को, भारतीय संसदीय प्रणाली, भारतीय संसदीय प्रणाली
ब्रिटेन के ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। तो लिख देंगे कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। प्रणाली पर आधारित है। प्रणाली पर आधारित है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बात बिल्कुल संवैधानिक है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि हमारी भारत में जो संसदीय प्रणाली काम कर रही है, हमारे भारत में चाहते तो संविधान निर्माता प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी ला सकते थे, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हमारे भारत में जब 150 साल हमारे भारत ने ब्रिटिश राज सरकार को देखा है, तो हमारे पूर्वज उस ब्रिटिश राज सरकार की कार्य प्रणाली से बहुत अच्छी तरह अवगत हो चुके थे, उसके जानकार हो चुके थे कि प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन है, राजा कौन है, ठीक है। उसके अलावा आईएएस अधिकारी कौन होते हैं, ये पटवारी कौन होता है, ये सारी चीजें संसदीय व्यवस्था में काम कर रही थी। चलिए, और उस समय हमारे भारत के लिए जो कानून बनाने का काम करती थी, उस संस्था का नाम था ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस समय की बात, इस समय की बात नहीं हो रही है। तो नोट आपको सभी को पता है, तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है? देखिए, चूंकि भारतीय संसद को, चूंकि भारतीय संसदीय प्रणाली, चूंकि भारतीय संसदीय प्रणाली को, चूंकि भारतीय संसदीय जो प्रणाली है, प्रणाली को ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर अभी आधारित माना जाता है। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है वेस्टमिंस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कभी लंदन जाइएगा, जब आपको कभी लंदन जाने का मौका मिलेगा, और मैं तो चाहता हूं कि आप इतनी प्रोग्रेस करें, आप इतनी उन्नति करें, यानी आपकी सफलता और आपकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो कि आप कभी अपने फैमिली के साथ कभी लंदन जाने का मौका मिले आपको। तो लंदन जाने का जब कभी मौका मिले, तो लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखने जरूर जाना, और जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट स्थित है, सिचुएटेड है, जहां पर स्टेब्लिश है वो, वहां पर उस जगह को वेस्टमिंस्टर नाम से जाना जाता है। यानी आप कभी जब लंदन जाएंगे, तो लंदन में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखेंगे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखने के बाद, जब कभी आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखेंगे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखने के बाद आपको यह महसूस होगा कि जहां पर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिचुएटेड है, वहां पर वो वेस्टमिंस्टर नाम से एक जगह है जहां पर वो सिचुएटेड है। तो कुल मिलाके मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जहां पर वेस्टमिंस्टर मॉडल है, या वेस्टमिंस्टर मॉडल जिस नाम से पद्धति से लिया गया है, वहां पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट सिचुएटेड है। तो आगे की प्रोसेस आप लिख सकते हैं यहां पर। चलिए, तो यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि लंदन में स्थित ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद जहां स्थित है उस स्थान को वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। उस स्थान को वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको कि वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, और आपको सभी को पता है कि भारतीय संसद की जो प्रणाली है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। इसलिए हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री सरकार बोलते हैं, संसदीय प्रणाली बोलते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका के नाम से बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। हर मतलब इसके कम से कम 4-5 नाम हैं, तो आप किसी से भी कह सकते हैं। चलिए, और भारतीय संसदीय प्रणाली में
जो भारत की यानी संघ की कार्यपालिका का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति। यानी वास्तविक शक्तियां, रियल पावर जो किसके हाथों में होती हैं, वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती हैं। वो उसको हैंड ओवर करके रखता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, संसद का इतिहास क्या कहता है। यह बहुत ही जरूरी है। जब मैंने आपको यह बताया कि हम 2021 और 22 से पहले जब हमारी सरकार जिस संसद में बैठकर कानून बनाया करती थी, वो संसद, वो स्वतंत्र भारत की कोई संसद नहीं थी, जबकि उसका निर्माण अंग्रेजी सरकारों ने अपने हाथों से किया था। और वहां पर पहले अंग्रेजी सरकार का सचिवालय हुआ करता था, वहां पर वायसराय बैठते थे। कौन बैठते थे? वायसराय, गवर्नर जनरल लोग बैठा करते थे वहां पर। तो इसका मतलब है कि देखो, ये एक अच्छी बात भी है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में, अपने कार्यकाल में ऐसी चीजों को अंजाम दिया जिसमें स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी, तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बनी। ठीक है, यानी देखो, मैं ये किसी पिछली सरकार की आलोचना नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि इसमें आलोचना करना कोई बनता ही नहीं है भाई। नरेंद्र मोदी जी ने ठाना कि मैं संसद बनाऊंगा, तो ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी अच्छी बात है। लेकिन पिछली सरकारों ने नहीं बनाया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं बनाया तो कोई मुश्किल आ गई या कोई चुनौती आ गई हमारे सामने, ऐसा तो नहीं था। तब भी तो कानून बन रहे थे ना अच्छे। बस, तो कुल मिला के कानून बनाने या कानून ना बनाने की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि कौन सी सरकार ने जनता के मन से, जनता के हृदय से उस गुलामी की मानसिकता को दूर करने का प्रयास किया। और जब गुलामी की मानसिकता को दूर किया जाएगा, तभी हम लोग, जो आज की पीढ़ी है भारत की, वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। जब हम गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकलते ना, तो हम अपना मोरली, अपना स्पिरिचुअली, अपना फिजिकली और अपना मेंटली डेवलपमेंट करने की सोच ही नहीं सकते। मैं कहता हूं कि आज आप किसी भी दूसरे इंसान को, दूसरे पर्सन को, आप उसे किसी भी तरीके का बंदी बना लीजिए। जैसे कि एक बात है कि जब हाथी का छोटा बच्चा है, देखो, जब हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत ही छोटा सा होता है ना, उसमें क्या वजन होता होगा, मतलब मैं मानता हूं कि 10 किलो 15 किलो का वजन है लास्ट। ठीक है, जब हाथी का बच्चा छोटा सा है, वो जन्म ही लिया है उसने, तो जो हाथी का मालिक है वो हाथी के बच्चे को पेड़ से और लोहे की जंजीर से बांधता है। किससे बांधता है? लोहे की जंजीर से बांधता है। अब एक बात सोचने की है कि हाथी का भी जन्म ही हुआ है, उसमें वजन भी कितना होगा। ठीक है, उसे लोहे की जंजीर से बांधा जाता है ताकि जब वो ये बड़ा हो जाए तो वो ये सोचे। और बड़े हाथी को, जो बड़ा हाथी होता है, उसको किससे बांधा जाता है? केवल रस्सी से बांधा जाता है। अब बोलेंगे सर मालिक तो पागल ही हो गया है कि छोटे बच्चे को तो लोहे की जंजीर से बांधा जा रहा है और बड़े हाथी को, जिसमें वजन एक ट्रक की बराबर होता है, कितने क्विंटल वजन होता है हाथी में भाई, जो एक मजबूत हाथी की बात कर रहा हूं मैं, जो बड़े हाथी की बात कर रहा हूं, उस हाथी को हाथी का मालिक एक रस्सी से बांधता है। क्यों बांधता है? क्योंकि हाथी को पता है, ये हाथी को पता है नहीं पता, लेकिन मालिक को पता है कि यदि मैं इसको बचपन से ही गुलाम बनाऊंगा तो बड़े जाके इसकी गुलामी की मानसिकता कभी दूर नहीं होगी। अब वो क्या है, जो बड़ा वाला हाथी है ना, जो रस्सी से बंधा हुआ है, वो उस रस्सी को लोहे की चैन समझता है और पूरी जिंदगी समझता है। बस, हाथी अपनी उस गुलामी की मानसिकता से कभी बाहर नहीं निकल पाता। बना उस बड़े हाथी के लिए एक रस्सी को तोड़ना क्या मुश्किल है, वो तो रस्सी को भी तोड़ देगा। जो इतना मोटा रस्सा है वो तो उसको भी तोड़ देगा, और जिस पेड़ से तुमने बांधा है वो इस पेड़ को भी साथ लेके जाएगा। एक हाथी में इतनी शक्ति होती है। लेकिन हाथी ने यही सोच लिया कि जो रस्सी है ये रस्सी नहीं है, ये लोहे की चैन है, इसलिए हाथी का मालिक उसे बचपन से लोहे की चैन से बांधता है ताकि ये बड़ा होके इसे लोहे की चैन ही समझे। बस यही तो गुलामी है। अब कुल मिला के हाथी अपनी शक्ति का आकलन कर ही नहीं पा रहा है कि मुझ में इतनी शक्ति है भाई कि मैं इस रस्सी को तोड़ सकता हूं और भाग सकता हूं मालिक से। लेकिन नहीं, वो ऐसा करता ही नहीं है, क्योंकि उसे वो फील ही नहीं होता कि जो रस्सी है ये लोहे की नहीं भाई, ये तो रस्सा है, ये तो कुछ नहीं है, घास फूस का बना है, 2 मिनट में टूट जाएगा। ये तो बस थोड़ी सी सूंड टच करनी है, खत्म। पेड़ भी साथ लेके जाएगा जड़ सहित। बस यही चीज है। आप गुलामी की मानसिकता से कब तक रहेंगे, कब तक जीते रहेंगे? तो इसलिए आज अमेरिका, आपको पता है, अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम रहा, बिल्कुल रहा। ठीक है,
और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था वहां सबसे पहले। पहला लोकतांत्रिक देश है, पहला प्राचीन लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। तो अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम रहा है। आप कभी अमेरिका में जाइए और कभी आप अमेरिका में जाके देखिए, वहां का हर सिस्टम ब्रिटेन का उल्टा है। ब्रिटेन का बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि हमारे यहां पे आप कभी फैन का स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारे फैन का जो स्विच है, जो नॉर्मली स्विच है हमारे यहाँ पे, वो नीचे की तरफ ऑन होते हैं, ऊपर की तरफ ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका में जो स्विच होता है वो नीचे ऑफ होता है, ऊपर ऑन होता है। यानी बिल्कुल स्विच से लेके गाड़ी की स्टीयरिंग तक सब कुछ बदल दिया वहां। गाड़ी की स्टीयरिंग आप देखें, अमेरिका में जो फोर व्हीलर होते हैं, फोर व्हीलर का स्टीयरिंग किस तरफ होता है? हमारे होता है राइट हैंड पे, उनके होता है लेफ्ट हैंड पे। वहां भी उन्होंने उस मानसिकता को ही बदल दिया कि भाई लो, हम उल्टा करेंगे। यानी ब्रिटेन का बिल्कुल उल्टा है अमेरिका, बिल्कुल उल्टा चीजों में। क्यों? क्योंकि लोगों को वहां पे गुलामी की मानसिकता से दूर करना था, और नरेंद्र मोदी जी ने यही काम किया कि भारत के लोगों को पहले गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालो। हम अंग्रेजों की संसद में नहीं बैठकर, बल्कि अपनी द्वारा बनाई गई संसद में बैठकर काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने कोई अपने लिए नहीं बनवाई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कोई घर नहीं है संसद। ये संसद एक वो भवन है जो आज नरेंद्र मोदी हैं और कल नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, उसके बावजूद भी यहां पर वही प्रधानमंत्री और वही लोग बैठेंगे जिन्हें हम चुनकर भेजेंगे। तो संसद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, संसद को सभी के लिए बनाया गया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आप लिख सकते हैं कि संसद का इतिहास क्या है। कई लोगों ने इस पे बहुत सारे एक राजनीति बना दी थी, कई सारे नेताओं ने, कई सारे लीडरों ने। नाम लेना ठीक भी नहीं है, कब तक किनका नाम लेंगे, मैं तो खुद भूल जाऊंगा नाम लेते लेते। इस पे कई सारी इतनी राजनीति हो रही थी हमारे भारत में, अरे नई संसद बना दी, अरे नई संसद बना दी। बना जाए ना, नई संसद बनाने की क्या जरूरत है, ये तो नरेंद्र मोदी अपना बड़प्पन लेना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, सीधी बात आप ये है कि आप प्रैक्टिकलिज्म तरीके से सोचो, आप पॉलिटिक्स की तरह से सोचो ही मत। पहली बात तो आप प्रैक्टिकलिज्म तरीके से जो सोचते हो, तो आपके पहली बात तो आपके इतिहास में एक इजाफा हो गया। भाई इतिहास में एक अच्छी चीज जोड़ दी। जब कल को हमारी पीढ़ी हमसे पूछेगी कि पिताजी ये संसद कब बनी थी, तो हम बोल तो सकते हैं कि बेटा ये स्वतंत्र भारत की एक नई संसद है, पहली संसद है। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो पुरानी संसद में बैठा करते थे। तो कितनी अच्छा गर्व होगा हमको कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री आया जिसने स्वतंत्र भारत की पहली संसद बना दी। आजाद संसद कहते हैं जिसको, एक गर्व होता है। और कोई अब सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि मैं तो यहां 100 साल तक बैठने तक रहा, तो आगे आने वाला जो भी प्रधानमंत्री आएगा, उसकी जो भी पार्टी होगी, वो यहां बैठेगी, काम करेगी, कानून बनाएगी। चलिए, तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का इतिहास क्या है। संसद का इतिहास या ऐतिहासिक पाठ्यक्रम, या ऐतिहासिक पाठ्यक्रम, या ऐतिहासिक पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये संसद का इतिहास और ऐतिहासिक पाठ्यक्रम देख लेते हैं। जो पहली संसद काम कर रही थी उसका ही देखेंगे, और नई संसद का भी लिखा देंगे। अच्छा, नई संसद का उद्घाटन कब हुआ था, याद है किसी को? मुझे डेट तो याद है, 3 मई के आसपास हुआ था, गर्मियों का समय था। 3 मई 2023 था मेरे हिसाब से। 23 था क्या? हाँ 23 था। 3 मई 2023 के आसपास उद्घाटन हो चुका था, बनकर तैयार हो चुकी थी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, जैसे कैसे लिखना है देखिए। अच्छा, ये बताएंगे सबसे पहले कि भारतीय संसद का जो विचार था, सबसे पहले जो थॉट था कि भाई एक ऐसा भवन होना चाहिए जहां पर नेतागण, जहां पर लीडर बैठकर कानून बना सके। और संसद भवन का जो विचार था, जो आर्किटेक्ट था, वो सबसे पहले किसने सोचा था? उन दो व्यक्तियों का नाम बता देता हूं। वो ब्रिटेन यानी ब्रिटिश के आर्किटेक्ट थे, जिनका नाम है सर एडविन लुटियंस एंड हार्वर्ड वर्कर। तो आप लिख सकते हैं कि संसद भवन का विचार, संसद भवन का विचार एवं आर्किटेक्ट या वास्तुकला
आर्किटेक्ट या वास्तुकला सबसे पहले दो व्यक्तियों ने रखा था, जिसका नाम है एडविन लुटियंस। सबसे पहले एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। और कौन थे? सर हार्वर्ड वर्कर, सर हार्वर्ड वर्कर, ये थे। तो इन दो व्यक्तियों का नाम याद रखना कि संसद भवन का जो विचार था, जो आर्किटेक्ट था, वास्तुकला थी, वो दो व्यक्तियों के हाथों में थी। एक हार्वर्ड वर्कर हैं और एक एडविन लुटियंस हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं आपसे। तो दूसरा पॉइंट क्या है? देखो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इसमें इजाफा होता है और 1921 का समय आता है। 1921 का आपको पता है, जब हम हिस्ट्री में आने वाले हैं 1921 की तरफ, वो भी चीज आएगी। तो 1921 में 12 फरवरी को, यानी 12 फरवरी 1921 को संसद भवन की नींव रखने का काम किसने किया था? हां, ये क्वेश्चन है। तो संसद भवन की जो नींव थी, जो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी, वो काम किसने किया था? सर एडविन, नहीं, एडविन लुटियंस तो यहां पर है, हार्वर्ड वर्कर यहां पर है। तो आप लिख सकते हैं, डेट लिखें पहले तो, कि संसद भवन की नींव, संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कैनॉट द्वारा रखी गई थी। किसने? ड्यूक ऑफ कैनॉट। ड्यूक ऑफ कैनॉट द्वारा रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कैनॉट द्वारा रखी गई थी। चलिए उसके बाद तीसरी बात कर लेते हैं आगे और जाके। अब 12 फरवरी 1921 से जब ये बनती चली गई नींव रखने के बाद, तो इसको निर्माण होने में 6 साल 6 दिन का समय लगा है। और 6 वर्ष में जब इसका निर्माण पूरा हो गया था, जब इसका निर्माण पूरा हुआ, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या था? लॉर्ड इरविन। आपको शायद इरविन नाम सुना लग रहा होगा। गांधी इरविन समझौता याद है कुछ 1927 का, जब साइमन कमीशन आया था, जब फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी इतिहास में। तो साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट के आसपास भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में इस भारतीय संसद का उद्घाटन 18 फरवरी 1927 में किया गया था, यानी 6 साल 6 दिन का समय लगा है। तो लिख देंगे कि संसद भवन का उद्घाटन 18 फरवरी 1927 को भारत के वायसराय कौन? लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। चलिए बहुत अच्छे। तो कुल मिला के हमने यहां तक देखा, और ये जो लॉर्ड इरविन ने जिस संसद भवन का उद्घाटन किया था, और 2020 तक, यानी हम इसी गुलामी की मानसिकता में जी रहे थे और उनके द्वारा बनाई गई संसद में काम कर रहे थे। देखो कोई अच्छे भले इंसान होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। जैसे कि चाणक्य तक्षशिला ये चाणक्य का जन्म कोई तक्षशिला से मानता है, जो जैन धर्म है। जैसे कि जैन धर्म है, अब जैन धर्म जो है चाणक्य का जन्म मानते हैं तक्षशिला में हुआ था, ठीक है। बौद्ध कुछ और मानते हैं, ठीक है, और हिंदू कुछ और मानते हैं। तो चाणक्य, मान लो चाणक्य नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। चाणक्य की जितनी भी शिक्षा दीक्षा है, एजुकेशन जो है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में हुई है। अब सोचो तो इतने अच्छे इंसान की जब शिक्षा इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में हुई है, तो सीधी बात है कि हमें गर्व करने की बात है। अब ऐसे दुष्ट प्राणियों के द्वारा, जिन्होंने जो भारत का इतना बुरा हष्ट कर दिया, इन्होंने पूरे भारत को लूट लिया, पूरे भारत को कंगाल कर दिया,
ऐसे दुष्ट लोगों के द्वारा कोई घर बनाया जाएगा तो क्या आप उसमें बैठकर राज कर पाएंगे क्या? मुझे सीधी बात बताएं, नहीं कर पाएंगे ना। बस आप अपने दुश्मन के द्वारा बनाए हुए घर में राज कर पाओगे क्या? क्या आप उसमें मॉडिफाई नहीं कराओगे कुछ? क्या आप उसमें ये नहीं सोचोगे कि यार ये तो उसके द्वारा बनाया गया है, हम नहीं जी सकते? क्योंकि जहां आपको पता है, क्योंकि बुरे लोगों का जो साया होता है वो उस दीवारों में भी होता है। उन दीवारों में भी, दीवारें भी आवाजें सुनती हैं, दीवारें भी सब देख रही हैं। यानी कुल मिला के जो भारतीय संसद थी पुरानी वाली, उसमें दीवारों में ये चीज गढ़ दी गई थी। आप सोचें कि जब माहौल बुरा होता है तो कहते हैं कि यार कमरे का माहौल बुरा क्यों हो गया है? क्यों? क्योंकि यहां पर बुरे लोग बैठे थे, और यहां पर यदि मैं कुछ अच्छी बातें करूं तो इस कमरे का माहौल अच्छा हो जाता है। अब कमरे इन द सेंस दीवारों से होता है, दीवारें बहुत कुछ देखती हैं और बहुत कुछ सुनती भी हैं। तो इसका मतलब जो हमारी भारतीय संसद थी पहले, वो एक गुलामी की भरी हुई मानसिकता से भरी हुई थी। लेकिन जो आज की संसद है वो आज के भारतीय मजदूरों के द्वारा बनाई गई है, भारत के आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई है। तो इसमें हमारे भारत के मजदूरों का बहुत बड़ा श्रम है, सबसे बड़ी बात उनकी दुआएं हैं, और उसके बाद हमारे भारत की मानसिकता उसमें विद्वान है, और भारत का कल्चर उसमें विद्वान है, भारत की डाइवर्सिटी उसमें विद्वान है। तो सम्मान मुझे नई संसद को देना चाहिए बजाय पुरानी संसद के। और पुरानी संसद जो होती है वो थोड़ी बंजर हो चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी, तो कभी भी उसमें कोई भी हादसा हो सकता था। खैर चलिए, अब बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत की पहली संसद की बात। तो लिखेंगे आप, अब देखें 1927 और 18 फरवरी, जब 1927 के 18 फरवरी से हम जब संसद भवन का निर्माण कर चुके थे, संसद का निर्माण हो चुका था, ठीक है। लेकिन हमने जब नई संसद की बात की तो नई संसद कब बनी थी? 3 मई 2023। भाई 2023 ही था, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यदि ऊपर नीचे साल का हो जाए तो देख लेना, ठीक है। 2023 है मेरे हिसाब से, 3 मई 2023 को 3 मई 2023 को किसका निर्माण हुआ? यानी स्वतंत्र भारत की पहली संसद का, स्वतंत्र भारत की पहली स्वदेशी निर्मित संसद है, पहली स्वदेशी निर्मित संसद, स्वदेशी निर्मित संसद है, या स्वतंत्र भारत की पहली स्वदेशी निर्मित संसद, जिसे कहा गया इंडियन पार्लियामेंट, जो आज विद्यमान है। और ये किसके काल में बनाई गई थी? ये बनाई गई है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, नरेंद्र मोदी, और समय बता देंगे आप 2019 से 2024, ठीक है। और इसका कार्यकाल तो कोविड के समय स्टार्ट हो गया था, आपको पता है, कोविड के समय, जब इसका कोविड के समय पूरा लॉकडाउन था, लेकिन संसद भवन का निर्माण हो रहा था उस समय। हाँ जी, ठीक है। तो 2019 से 2024 के बीच मान सकते हैं इसका टाइम पीरियड। चलिए, नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में, ये किसमें था? दूसरे कार्यकाल में हुआ है, दूसरे कार्यकाल में हुआ है, ठीक है। ओके, तो बहुत अच्छे, यहां तक हमने पूरा देखा, 3 यानी स्वतंत्र भारत की पहली संसद तक हमने देख लिया है। चलिए, तो संसद का इतिहास लगभग पूरा हुआ। संसद की नींव रखने वाला व्यक्ति था ड्यूक ऑफ कैनॉट, और इसका विचार रखने वाले 2 व्यक्ति थे, एडविन लुटियंस और हार्वर्ड वर्कर, और इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे कौन? लॉर्ड इरविन। चलिए, तो आगे चलते हैं, आगे यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं हम संसद के दोनों सदनों की तरफ, जहां पर हमारे कानून बनते हैं, जहां पर हमारे द्वारा चुने गए मेंबर बैठते हैं, और उस सदन का नाम है राज्यसभा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संसद के 2 सदनों की। देखो, आप संसद कभी गए हैं? संसद कभी घुमा है आपने अंदर से? मैंने भी नहीं देखा, मेरा भी बड़ा मन है कि मैं संसद को अंदर से देख लूं एक बार। तो संसद को अंदर से देखने के लिए क्या किया जाए? अभी तो कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है कि संसद को अंदर से कैसे देखा जाए, लेकिन कोई रास्ता जरूर मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आप भारतीय संसद को जरूर घूमना एक बार, कि आपको पता तो चले कि भारतीय संसद है कैसी हमारी, वहां पे लोग कैसे बैठते हैं, ठीक है। क्योंकि एक अलग ही खुशबू आएगी वहां से, और वो जो भी बड़ी लालसा है, मुझे भी बड़ी चाहत है भारतीय संसद को देखने की, कि मैं भी नई संसद भवन को देखूं एक बार जाके,
कि कभी शायद वहां बैठ भी पाएंगे या नहीं भी बैठ पाएंगे, मुझे तो नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का, लेकिन एक बार देख तो लें अपने जीवन में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी के छात्र हुए या जो शिक्षक हुए, उनका तो बड़ा मन होता है, क्योंकि वो दिन रात यही चीज पढ़ाते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते कभी उनके देखने की जब इच्छा हो जाती है तो वो ऐसा कर नहीं पाते। लेकिन यही तो बात है। अब मैं पॉलिटी पढ़ाते हैं, संसद पढ़ा दी, सब पढ़ा दिया, राष्ट्रपति सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन पढ़ाने के बाद जब देखने की बारी आती है तो देख ही नहीं पाते। अब संसद भवन को कैसे देखा जाए, अभी तक मेरे हिसाब से मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको भी नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन जैसे ही मुझे नजर आएगा तो जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल, हमारे सम्मान वाली बातों को, यानी सम्मान वाली चीजों को देखना बहुत लाजमी है। और मुझे दो ही चीजों का शौक है। पहला है हिस्टोरिकल पैलेस देखने का, जहाँ पे राजा महाराजा की बात होती है, सबसे बड़ी बात तो मुझे वो देखने की बहुत हमेशा से एक्साइटेड रहता हूँ। दूसरा है मेरे गवर्नमेंट के जो भवन हैं, जो सरकारी भवन हैं, और जो जिनका रिश्ता हमारे कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ से होता है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। चलिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा और संसद में दो सदन होते हैं, आप सभी को पता है, यानी भारतीय सदन, भारतीय संसद 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग जो होता है, और दूसरा भाग और तीसरा भाग देख लेते हैं क्या है। तो संसद 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग होता है राष्ट्रपति, दूसरा भाग होता है राज्यसभा, और संसद का तीसरा जो भाग है वो है लोकसभा। यानी संसद इन तीनों से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है, आर्टिकल 79 में मैंने बताया था, आर्टिकल 79 में मैंने बताया था। चलिए, अच्छा मैंने एक चीज आपको लिखना भूल गया, यहां पर लिख लीजिए आप, कि जो भारतीय संसद है ये हमारे संविधान के भाग 5 में आती है, संघ की कार्यपालिका में आती है, और अनुच्छेद जो है वो 79 से लेके 122 तक, ठीक है। इसमें यानी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक संसद के गठन, संसद की संरचना, उसकी प्रक्रिया, उसके विशेष अधिकार, उसका इतिहास, सबका वर्णन किया गया है 79 से 122। और 79 से 122 मैंने बता दिया था कि 79 आर्टिकल में क्या आता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। चलिए, राष्ट्रपति को आप यहां से अलग नहीं कर सकते, लेकिन शर्त यह है कि राष्ट्रपति ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही लोकसभा का सदस्य होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग जरूर होता है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति को बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल रूप से नहीं माना जा सकता। राष्ट्रपति हमेशा पॉलिटिक्स से न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल। और संघ की कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, प्रधानमंत्री की सलाह और मंत्रिपरिषद के परामर्श से। तो चलिए, हम राष्ट्रपति तो पढ़ ही चुके थे, जो संसद का सबसे अभिन्न अंग होता है, लेकिन हमने राज्यसभा लोकसभा नहीं पढ़े थे। तो राज्यसभा के बाद बात करते हैं आर्टिकल 80। तो सभी लिखना आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 की तरफ चलते हैं। अब अनुच्छेद 80, अब अनुच्छेद 80 की बात करूं तो आर्टिकल 80 क्या कहता है, बताइए। देखिए, आर्टिकल 80 जो है वो संसद भवन के राज्यसभा का वर्णन करता है। ये क्या करता है? संसद के राज्यसभा सदन का वर्णन करता है। तो आप कह सकते हैं कि यह संसद के राज्यसभा सदन का उल्लेख करता है। राज्यसभा सदन यानी हाउस का सदन का उल्लेख करता है, चलिए, अब उल्लेख करता है तो राज्यसभा का पहले परिचय तो जान लेते हैं कि राज्यसभा का परिचय है क्या। चलिए, तो यहां पर आप सभी लिख सकते हैं, सारी लाइन बहुत ज्यादा घूम गई इस बार। यह राज्यसभा यानी संसद का सदन, राज्यसभा का उल्लेख करता है,
चलिए, लेकिन हम बात करते हैं तो राज्यसभा के परिचय की बात करेंगे, और राज्यसभा का परिचय किस प्रकार से काम आता है। चलिए, तो यहां पर पहले हेडिंग डाल लेते हैं सभी। यहां पर लिखेंगे राज्यसभा का परिचय। देखें, राज्यसभा के परिचय में मैं बात करूं तो राज्यसभा का परिचय क्या कहता है। राज्यसभा का परिचय देखें तो पहली बात तो यह संसद का एक सदन है, लेकिन संसद का सदन तो है ही, लेकिन संसद के साथ यह संसद का एक स्थायी और उच्च सदन है। संसद का एक स्थायी और उच्च सदन है, तो आप लिखेंगे कि यह संसद का उच्च सदन है। लिखें अपर हाउस, इसे बोलते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लिखेंगे यह संसद का एक उच्च सदन है। यह संसद का एक उच्च सदन है। चलिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात करते हैं कि और क्या चीज हो सकती है। तो संसद का उच्च सदन है, यह संसद का एक स्थायी सदन है। यह संसद का एक स्थायी सदन है। यह संसद का एक स्थायी सदन है। ठीक है, यानी यह कभी ना विघटित होने वाला, यानी यह कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं मैं पहले कि लोकसभा में मैंने क्या लिखाया था, मतलब लोकसभा मैंने किया नहीं है, लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री के कार्य करा रहा था संसद के मामले में, तो मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों में यह बात लिखाई है आपको कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। लोकसभा को ही क्यों कर सकता है भाई, राज्यसभा को क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राज्यसभा संसद का एक अपर हाउस होती है, पहली बात। दूसरी बात, यह संसद का एक स्थायी सदन होती है, यानी लिखेंगे इसे यह कभी ना विघटित होने वाला सदन है। तो लिखेंगे यह कभी विघटित का मतलब होता है डिसॉल्व। यह कभी विघटित ना होने वाला सदन है, ना होने वाला सदन है। यह कभी भी विघटित नहीं हो सकता बच्चों, कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, चाहे प्रधानमंत्री चाहे ना चाहे राष्ट्रपति भी कभी भी राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी एक बार जान लेते हैं। तो राज्यसभा के परिचय में, और आपको बता दूं राज्यसभा के परिचय में की हम बात करते हैं तो यहां पर एक चीज और निकल कर आती है, इसमें और एक चीज निकल कर आती है। 3 अगस्त 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। तो लिख सकते हैं कि 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था, और 1952 में ही लोकसभा के पहले चुनाव हुए थे, आपको पता है। तो 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया, और 3 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को क्या कहते थे, राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा गया। तो आप लिख दें राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा गया, राज्यों की परिषद कहा गया। तो आप समझ चुके हैं, यानी 3 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहते थे, काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा करते थे। ठीक है, आज इसको इंग्लिश में भी राज्यसभा ही कहते हैं। हालांकि राज्यसभा का मतलब होता है सभी राज्यों की सभा, तो वो अर्थ मीनिंग एक ही है, इसमें घबराइए नहीं। और 1952 में राज्यसभा का गठन किया था। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, और यह एक उच्च सदन है, यह एक अपर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का। चलिए, तो राज्यसभा का परिचय इतना ही काफी है। इसके बाद जब हम राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करते हैं तो वो चीज जरूर पढ़ेंगे, आप हेडिंग के तौर पर डाल सकते हैं, लेकिन इस हेडिंग को हम कल कराएंगे, ताकि कल मतलब इन द नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे करेंगे तो ये चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं आपको संसद के
आगे लेक्चर की तरफ और राज्यसभा की सीटों के आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ राज्यसभा या इन राज्यसभा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार मेरा सभी को, धन्यवाद।